आज टॉपिक है कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर और लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। प्रीवियस क्लास में सारा ग्राफ बता दिया था, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, और आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें ओम्स लॉ कहाँ कहाँ पर इनवैलिड है, किस कंडीशन में, वो सब डिस्कशन करेंगे। तो पहला हमारा लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। दो तरह का हम लोग कंडक्टर एज्यूम कर रहे हैं। एक को हम लोग कहते हैं ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर का मतलब जिसमें ओम्स लॉ ओबे होता है। ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ का कंडीशन क्या था भाई, कि ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वी आई के बीच में, तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास करता है। तो इसको जो भी सब्सटेंस फॉलो करेगा वो ओमिक कंडक्टर होगा। ठीक, जो भी सब्सटेंस इसको फॉलो करेगा वो ओमिक कंडक्टर। तो ये लिखा द कंडक्टर्स व्हिच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। फॉर दीज कंडक्टर्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I होल्ड्स गुड। कहने का मतलब यह है कि ओमिक कंडक्टर के लिए VI का ग्राफ हम प्लॉट करें तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास करना चाहिए। इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी वो ओमिक कंडक्टर होगा। नॉन ओमिक कंडक्टर कहता है दोज कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। कहता VI रिलेशनशिप इज नॉन लीनियर। नॉन ओमिक के लिए यदि हम VI ग्राफ बनाए तो हो सकता ऐसा है, ये कहोगे कि लीनियर है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, यहां भी ओम्स लॉ फेलियर। ऐसा हो जाए ग्राफ, ओम्स लॉ फेलियर। ऐसा ग्राफ हो जाए, ओम्स लॉ फेलियर। ऐसा ग्राफ हो जाए, ओम्स लॉ फेलियर। तो वो सारे सब्सटेंस का नाम पूछता है कभी कभी 1 मार्क में, ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग जानेंगे। कंडक्टर्स के बारे में तो जान ही रहे कि भाई ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है, लेकिन कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाए, कुछ हो जाए, क्या वो नॉन ओमिक बन सकते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा ग्राफ का नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर्स जैसे कि एग्जांपल लिया। इनिशियली मेटेलिक कंडक्टर जब लो टेम्परेचर पर VI ग्राफ प्लॉट करते हैं तो VI ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो VI ग्राफ नॉन लीनियर हो जाता है। देखो पहले क्या लीनियर है, ठीक, हो सकता है ओरिजिन से पास कर रहा हो, कुछ इनिशियल पोटेंशियल है, उसके बाद क्या हो गया ग्राफ नॉन लीनियर। तो मेटेलिक कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर कर सकते हो, एक ऐसा नेचर हो गया। दूसरा है वाटर वोल्टामीटर। वोल्टामीटर समझते हो क्या होता है? अच्छा, वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही चीज है? बोलो। वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर दोनों एक ही चीज है? अरे वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज। और वोल्टामीटर तो वोल्टामीटर का मतलब क्या होता है? अब रौनक कह रहा है कि वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर में बस इतना ही डिफरेंस है कि जैसे मान लो किसी का नाम है विकास, तो विकास हो गया वोल्ट मीटर,
और उसको गांव में बोलते हैं रे विकसवा, तो हो गया वोल्टामीटर। जैसे रौनक, रे रौनकवा, हो गया वोल्टामीटर। नहीं, अरे दोनों अलग अलग चीज है। वोल्ट मीटर का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। अब वोल्टामीटर एक ऐसा वेसल है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। जब भी वाटर वोल्टामीटर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वाटर का डिसोसिएशन। सिल्वर वोल्टामीटर का मतलब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का डिसोसिएशन। कॉपर वोल्टामीटर मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डिसोसिएशन। तो जो भी वोल्टामीटर होता है उसका अपना एक ईएमएफ होता है। मान लो कि बैटरी बहुत दिन पुराना है, तब पर भी कुछ ना कुछ ईएमएफ देता है, तो उसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ। इसका मतलब यदि हम वोल्टामीटर के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो इनिशियल कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। तो इनिशियल कुछ वोल्टेज है तो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा, तो ग्राफ का नेचर ऐसा आ गया। क्या हुआ? नॉन ओमिक हो गए। क्यों? ओरिजिन से पास नहीं किया। तीसरा, पीएन जंक्शन डायोड, नाम सुना? पीएन जंक्शन का नाम सुना? सेमीकंडक्टर दो तरीके का होता है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच होता है। रूम टेम्परेचर से बिलो वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। ठीक, जैसे ही रूम टेम्परेचर मिल जाता है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो कंडक्टर की तरह काम करता है। तो आधा इंसुलेटर आधा कंडक्टर, नाम पड़ गया सेमीकंडक्टर। इसलिए सेमीकंडक्टर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच whose conductivity lies between conductor and insulator। ठीक, अब दो तरह का होता है। एक प्योर फॉर्म, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योर फॉर्म को एक्सट्रिंसिक कहते हैं। एक्सट्रिंसिक के भी दो टाइप है, पी टाइप एन टाइप, सब आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं। पी टाइप एन टाइप। तो पी में क्या होता है कि जब हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो पी होल ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम रहता है। एन टाइप में एन इलेक्ट्रॉन ज्यादा, होल कम। इन दोनों को मिला देते हैं तो पी एन जंक्शन बन जाता है, डायोड। तो सेमीकंडक्टर, जो डायोड उसी का एक टाइप है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी बल्ब पढ़ते हो, लाइट एमिटिंग डायोड। अब इसका ग्राफ, वीआई का ग्राफ ऐसा आएगा। क्या है? ओरिजिन से पास किया लेकिन नॉन लीनियर, तो क्या बन गए? ये नॉन ओमिक बन गए। तो नॉन ओमिक का एग्जाम्पल दो, बहुत इजीली याद हो जाएगा। क्या नाम है भाई? वोल्टामीटर का हो जाएगा, जंक्शन डायोड का हो जाएगा, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस उसका हो जाएगा। इसी को आगे पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर का ग्राफ यदि प्लॉट करेंगे तो वो सारे एग्जाम्पल हैं। ये सारे नॉन ओमिक हो गए। इसका मतलब यहां पर ओम्स लॉ फेलियर हो गया। समझ में आ गया? अब सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम एलिमेंट के फॉर्म में तो ऐसा ग्राफ, अब प्रीवियस क्लास में बताया था गैलियम आर्सेनाइड। तो सेमीकंडक्टर जब कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा वहां भी नॉन लीनियर ग्राफ दे रहा है, वो भी ओम्स लॉ को डिसोबे कर रहा है, वहां भी ओम्स लॉ फेलियर है। आ गया समझ में? तो ये ओम्स लॉ के वैलिडिटी का पार्ट था। अब देखो यहां ध्यान से, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। रेजिस्टेंस है, एक सप्लाई से कनेक्ट किया, वोल्टेज करंट फ्लो कर रहा है। अब यहां पर ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है, इसका कलर कोड होता है और इसी से हम लोग रेजिस्टेंस को पहचानते हैं। तो चार बैंड होते हैं, 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4, चार कलर्ड बैंड। तो नाम दे दिया ए बी सी डी।
अब इसका कलर कोड से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला पहला दो रिंग जो दे रहा है ए बी सी डी, तो पहला वाला जो दो रिंग दे रहा है वो सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड वाला मल्टीप्लायर को, और फोर्थ वाला टॉलरेंस। तो एक जनरल फॉर्मूला हम बना दिए, ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस D%। बड़ा इजी है, अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है देखने में, लेकिन है बहुत इजी। ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस D% ओम। अब देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है कि बीवी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बड़े किस्मत वाले हैं, ऐसा होता नहीं किस्मत, हमको देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो जितने कैपिटल लेटर वाले हैं ये सारे कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए सारे कैपिटल लेटर को हमने मस्टर्ड कलर से रिप्रेजेंट किया है। बीबी रॉय, बी कैपिटल, बीबी ROY, ग्रेट में G कैपिटल, ब्रिटेन में B कैपिटल, V कैपिटल, G कैपिटल, और वाइफ में W कैपिटल। अब यहां पर इसका एक टेबल बनाया। अब ये देखो टेबल क्या है। पहला देखो B लिख दिया, दूसरा भी B लिख दिया, सारे लेटर को लिख दिया। अब सबका कलर लिख दिया। तो पहले डार्क से स्टार्ट होता है, क्या कि B से ब्लू भी होता है, तो हम डार्क मोड से स्टार्ट करेंगे। तो पहला B ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर देखो रॉय में R रेड, O ऑरेंज, Y येलो, ग्रेट में G ग्रीन, B ब्रिटेन, है ना, तो B क्या गया, ब्लू लाइट कलर में आ गया, V वॉलेट हो गया, G ग्रे, और वाइट। ठीक, अब हमको कलर कोड से रेजिस्टेंस निकालना है। अब लिखने का जो तरीका होगा ये देखो, ये 3 है पहला। तो कैसे हम लोग इसको मेजर करते हैं। ठीक, मान लो हमारे सामने यही कलर है, अब इसको हमको मेजर करना है। तो पहला वाला कलर क्या नजर आ रहा है, ब्राउन नजर आ रहा है। ठीक, तो ब्राउन कौन सा है भाई, बी, तो 1 लिख देंगे। चलो दूसरा वाला क्या नजर आ रहा है, ब्लैक, तो ब्लैक जो नजर आ रहा है, ब्लैक के लिए देखो कितना है, 0 लिख दिया। फिर क्या फॉर्मूला है देखो, ए बी हो गया इनटू मल्टीप्लीकेशन, फिर क्या है 10⁻C, 10⁻C, C का मतलब कलर कौन सा, रेड। अब रेड कहां है भाई, देखो कितना है 2, तो 10⁻2 प्लस माइनस लास्ट वाला कलर क्या है, गोल्ड है। देखो तो प्लस माइनस टॉलरेंस देगा, देखो क्या लिखा डी, डी कहां से आएगा, ये देखो ध्यान से, ये सारे नंबर में हम ए बी यहीं से ढूंढेंगे, अब मल्टीप्लायर 10 का पावर यहीं से ढूंढेंगे, और ये डी जो होगा इससे निकालेंगे। तो डी में क्या है, गोल्ड, तो गोल्ड के लिए कितना टॉलरेंस, तो प्लस माइनस 5%, इतना ओम हो गया रेजिस्टेंस। आया समझ में। अभी 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, इसको नोट करना है तो कर लो पहले, एक कलर से एक एग्जांपल लेके फिर क्वेश्चन बनाते हैं। वो कहा अंशु,
कुछ खबर नहीं। हो गया, नोट कर लिया। इरेज करें, चलो। अब देखो, जैसे ये वैसे ही फॉर्मूला बता दिया ABCD वाला। अब पहला क्वेश्चन बनाओ अपने से, ब्राउन वॉलेट ब्लू गोल्ड। ब्राउन वॉलेट ब्लू गोल्ड। ब्राउन का क्या कलर है बोलो? ब्राउन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर 1, वॉलेट के लिए 7, तो 1 7 इंटू 10 का पावर ब्लू। ब्लू कितना? 6 प्लस माइनस गोल्ड के लिए 5%। कितना आ गया? 17 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस माइनस 5%। ये है सबका आंसर। चलो देखो, ये आंसर आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन, ग्रीन रेड ब्लू सिल्वर। ग्रीन के लिए 5, रेड के लिए 2 इंटू 10 का पावर ब्लू 6, 52 इंटू 10 पावर 6 प्लस माइनस सिल्वर के लिए 10%। एकदम वर्बल बनाना है। आ गया? ये आंसर है। चलो थर्ड, ब्राउन वॉलेट ब्लू। ब्राउन के लिए कितना? 1, वॉलेट के लिए कितना? 7, तो 1 7 इंटू 10 का पावर 6 प्लस माइनस, फोर्थ में है कोई कलर तो क्या आ गया? प्लस माइनस, नो कलर के लिए 20%। आ गया समझ में? तो उससे रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल रहे हैं ना। अब जैसे मान लो आप कहोगे कि सर ये कैसे आया, कितना वैल्यू हो? हम तो लिखते हैं भाई 2 ओम, 30 ओम, 5 ओम, 6 ओम, ऐसे ना लिखते हैं। तो ये 10 का पावर क्या मतलब है? तो देखो इसमें सिंपल है। ये वाला आंसर पहले हम लोग चेक कर लें, यही आंसर है। अब देखो सिंपल क्या मतलब कहता है। जैसे मान लो आप यही क्वांटिटी लो, 17 इंटू 10 टू द पावर 6 का 5% निकालो। ये हुआ, ये कितना दे दिया? 85। 10 का पावर कितना दे दिया? 4। इसका मतलब ये इसका वैल्यू है। ध्यान से सुनना। तो 17 इंटू 10 टू द पावर 6 में इतना क्वांटिटी हम माइनस कर दें, इतना ओम से लेकर 17 इंटू 10 पावर 6 प्लस 85 इंटू 10 टू द पावर 4 ओम, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हुआ इतना। रेंज है। इसी को वो करंट को कंट्रोल करने में अपने रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करेगा। जैसे हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस है, तो वह उठे बिल्कुल ठीक थे, मान लो फीवर हो रहा है,
98 तक बर्दाश्त किया, 99 भी बर्दाश्त किया, 100 भी बर्दाश्त किया, वो हमारा रेंज बनता गया। और जैसे 102 आया तो फीवर से हमारा बॉडी इनएक्टिव होने, तो वो हमारा रेंज डिसाइड करता है। इसलिए हम लोग टॉलरेंस निकालते हैं। ये टॉलरेंस बताता है कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितना। आगे समझ में? चलो अब आ जाओ, हमारा नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी, पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड में देखिए क्या है हमारा। सबसे पहले सेल के बारे में जाने। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जिसमें कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होता है, और ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, इसका सिंबल यही होता है प्लस माइनस, और ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ईएमएफ भी कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ईएमएफ का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन। जैसे मार्केट से एक सेल परचेज करके ला रहे हैं, तो सेल तो डिवाइस है भाई, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब उस सेल का अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम उसके प्लस और माइनस के बीच में एक वोल्ट मीटर लगाएं, अब मेजर करें, उस पर लिखा रहता 1.5 वोल्ट। इसका मतलब वो मेजरमेंट 1.5 वोल्ट देगा। उसमें किसी तरह का कोई सर्किट में करंट का फ्लो नहीं है, तो वो जो मेजरमेंट देता है उसी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज बीइंग ड्रॉन। इसका मतलब जब ओपन सर्किट में जो वैल्यू देता है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं, और जब क्लोज सर्किट में वैल्यू देगा उसका नाम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए। जब सर्किट क्लोज रहेगा, सर्किट में करंट का फ्लो रहेगा, तो वो जो रीडिंग देगा उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सिंपल समझ लो कि हम अपने घर में इन्वर्टर खरीद के लाए, और इन्वर्टर को अभी ज्वाइन नहीं किया कहीं, बैटरी के दो टर्मिनल को ज्वाइन करके रीडिंग ले रहे हैं कि भाई बैटरी सही है कि नहीं। उस समय जो रीडिंग देगा वो ईएमएफ होगा। और जब हम उसको सर्किट में कनेक्ट कर देंगे, और तब हम यदि उस दोनों के टर्मिनल के बीच वोल्ट मीटर लगा के कनेक्ट करेंगे, और जो रीडिंग देगा उसका नाम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब ईएमएफ में करंट नहीं है, इसका मतलब ओपन सर्किट है, और ये क्लोज सर्किट है, नॉन जीरो। इस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यही दोनों का डिफरेंस है। क्लियर? आगे समझ में? यहां तक आगे बढ़े। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। हर सेल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है उसका जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है उसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। वो डिपेंड करेगा कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, उसके बीच जो आपने इलेक्ट्रोड डाला उसका एरिया कितना है, इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन कितना है, उन सारे पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। तो वही कहता है पोजीशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस देखो डिपेंड कर रहा सी कंसंट्रेशन, एल सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और ए एरिया। मान लो हम पहले जो बैटरी यूज करते थे इन्वर्टर में, फ्लैट बैटरी यूज करते थे, उसका एरिया प्लेट का छोटा होता था,
तो एरिया कम होता था तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा। तो उस समय हमको बैकअप कम मिलता था। अब जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो ट्यूबुलर बैटरी यूज कर रहे हैं, जिसका एरिया ज्यादा होता है, जिसका एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम, इसलिए बैकअप अब ज्यादा देता है। इसलिए सब लोग नहीं देखते, लिखा रहता है बैटरी के ऊपर इनवर्ट ट्यूबुलर, है ना, जिसका एरिया ज्यादा है। ठीक, ये लिखा है। कौन कौन सा फैक्टर है जो इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है? एक तो सेपरेशन यदि लार्जर होगा, दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो इलेक्ट्रोड्स है उसका वैल्यू ज्यादा हो जाए। ठीक, और इसी तरह से मान लो कि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कम। इसका मतलब यहां पर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा। इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया भी बताया, और यहां पर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इतने पैरामीटर पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड करता है। तो तीन इंपॉर्टेंट याद रखोगे, कंसंट्रेशन, सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और एरिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम लोग यहां पर इसका वैल्यू निकालेंगे सर्किट इक्वेशन से, कि जैसे ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल का अपना रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, सेल का ईएमएफ ई दे रखा है। अब इसको हम कनेक्ट कर दे एक रेजिस्टेंस से एक सर्किट से, और इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दें, तो करंट का फ्लो, मतलब सप्लाई है तो करंट का फ्लो हो गया। और यहां पर एक जो पोटेंशियल मेजर करेगा इसके क्रॉस, इसका नाम वी दे दिया, और इसके क्रॉस वी दे दिया। वी कौन सा है, स्मॉल वी, पोटेंशियल अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। कैपिटल वी क्या, पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका मतलब जो सप्लाई है वो दो पार्ट में बट गया। एक सप्लाई हमने ई दिया, ये ले लिया इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल के क्रॉस पोटेंशियल, और पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस के एक क्रॉस जो पोटेंशियल है उसको करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस लिख लिया, और यहां पर ये वी आई इंटू आर। अब इसमें से आई कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस आर हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू बन जाएगा ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल टू ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, इसी को हम लोग कहते हैं सर्किट इक्वेशन। तो जब भी हम लोग लिखेंगे आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका हमेशा ये याद रखिएगा, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये याद रखना, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। हो गया? अब यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहां पर देखो यही फॉर्मूला लिखा है, इसी को हम लोग यूज कर लेंगे, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आ गया। सिंपल। अभी जो हम लोगों ने यह इक्वेशन लिखा है, इसी इक्वेशन को कैरी कर रहे हैं, E इज इक्वल टू ये हमारा आई आर है, और इसको हम V के फॉर्म में ही रहने दिए। अब इससे हमको V का वैल्यू निकालना, तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आर।
क्लियर? अब यहां एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है और वो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, कि जब सर्किट ओपन है तो V वाले फॉर्मूला में डालो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो I का वैल्यू 0 डालो तो V बराबर E, तो V का वैल्यू E आ गया। इसको हम लोग ओपन सर्किट कहें। दूसरा कंडीशन, जब I पॉजिटिव होगा मतलब हम सप्लाई ले रहे हैं, इन्वर्टर ऑन कर दिया और इन्वर्टर से हम सप्लाई ले रहे हैं, तो इन्वर्टर डिस्चार्ज हो रहा है। तो उस कंडीशन में I का वैल्यू पॉजिटिव तो V का वैल्यू E माइनस आई आर। अब इन्वर्टर मान लो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, हम उसको चार्ज करने जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है चार्जिंग के कंडीशन। तो I नेगेटिव तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। ठीक, रिजल्ट तीनों याद रहना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या पूछता, सुनना ध्यान से। कहेगा कि अंडर व्हाट कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF। ऑप्शन दे देगा I पॉजिटिव, I नेगेटिव, I जीरो, I जीरो। अंडर व्हाट कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लार्जर देन EMF। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? ड्यूरिंग चार्जिंग मतलब I नेगेटिव। अंडर व्हाट कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेस देन EMF? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। आगे समझ में? ऐसा ही क्वेश्चन देगा। क्लियर? आज यहीं तक पढ़ाते हैं, चूंकि एक दो बच्चे नहीं है, कल ग्रुपिंग शुरू कर देंगे।